हेलो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सिक्योरिटी मिशन 100 के अंतर्गत नियंत्रण और समन्वय हमारा जो चैप्टर है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लघु उत्तरात्मक, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से लघु उत्तरात्मक यानी 2 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। तो इस चैप्टर से जितने भी लघु उत्तरात्मक प्रश्न बन रहे हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है, उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर के लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, सिक्योरिटी मिशन जो है एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसमें से हर साल लगभग 90% क्वेश्चन इसी में से एज इट इज उठा करके पूछे जाते हैं। तो अगर आपने साल भर भी पढ़ाई नहीं करी है तो यहाँ से आप पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, और जिसका रिवीजन हम कंटिन्यूअसली जो है मैं चैप्टर वाइज आपको करा रही हूँ मेरे चैनल पे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र जो है कुछ इस तरह से आप बनाएंगे। ये देखिए, एक मनुष्य का हाथ है, जब ये उष्मा वाले किसी वस्तु को यानी गर्म भगोले को जब इसने छू लिया है तो क्या होता है, यहाँ से जो है सिग्नल पैदा होते हैं, और ये सिग्नल यहाँ पे देखिए मेरु रज्जु में ही इसकी प्रतिक्रिया दी जाती है। मेरु रज्जु से ही दूसरी तंत्रिका संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं को जो सिग्नल भेजा जाता है, और वो जो है संवेदी कोशिकाएं दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं को, जो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनको यहाँ से सिग्नल भेजती हैं, और ये सिग्नल कहाँ जाते हैं, उस काम करने वाले जो भी है कार्यकर जो भी अंग है वहां तक सिग्नल भेजती हैं, और हाथ को दूर हटा लिया जाता है। देखिए, यहाँ पे सिग्नल मस्तिष्क तक भेजे जा रहे हैं, लेकिन मेरु रज्जु में ही एक्शन ले लिया जाता है। ये प्रतिवर्ती चाप का उदाहरण है। तो अगर इस तरह प्रतिवर्ती चाप का चित्र आपसे पूछा जाए तो इस तरह का चित्र जो है आप बना करके आएंगे। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र जो है आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। अगर एग्जाम में आता है तो आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करके आएंगे। यह है मानव मस्तिष्क, जिसका ये वाला जो हिस्सा है इसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, आगे वाला हिस्सा। ये है पर मस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ये कपाल है, और उसके बाद ये मध्य मस्तिष्क, और ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे पोन्स मेडुला ऑब्लंगेटा आते हैं, ये किस में आते हैं, पश्च मस्तिष्क में। ये हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, और ये पीयूष ग्रंथि है, दिखा रखी है, और ये मेरु रज्जु है नीचे की तरफ, और यहाँ पे क्या है, अनुमस्तिष्क है। तो इस तरह से जो है मानव मस्तिष्क का जो है आप नामांकित चित्र बना के आएंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाता है। पूरे 2 नंबर का ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 3, मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित करने वाला नामांकित चित्र बनाइए। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में चित्रों का बहुत महत्व होता है। लगभग 8 नंबर के टोटल चित्र आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको आप ध्यान से ड्रॉ कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो है डायग्राम किस तरह से दिखाना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो नर और मादा में एक जैसी होती है। थोड़ा सा फर्क कहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए वृषण जो होते हैं नर में होते हैं, जहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और महिलाओं की अगर बात करें तो वहां पे गर्भाशय और अंडाशय होते हैं, जहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। तो ये थोड़ा अंतर है, बाकी सब ग्रंथियां एक जैसी हैं। देखिए, अगर हम बात करें ब्रेन में, दिमाग में, मस्तिष्क में, तो ये पीनियल ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, और हाइपोथैलेमस होती है। ठीक है, उसके बाद गले में जो ग्रंथि है उसको हम आउटू ग्रंथि कहते हैं, और ये पराउटू ग्रंथि भी यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद थाइमस ग्रंथि, ठीक है, जिसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं, इरेक्शन हार्मोन छोड़ती है। ये देखिए अधिवृक्क ग्रंथि है अपनी, और यहाँ पे अग्नाशय है। तो ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां मेल और फीमेल में सेम होती है, थोड़ा सा अंतर वृषण और गर्भाशय में होता है। तो इस तरह का डायग्राम जो है आप अलग अलग बना करके आएंगे, या फिर एक ही डायग्राम बना करके आप यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में कि महिलाओं में जो है गर्भाशय होता है और अंडाशय होता है, और पुरुषों में वृषण होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो पादपों में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हार्मोन द्वारा होता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करते हैं, शीर्ष में वृद्धि करते हैं। जिबरलिन जो हार्मोन होता है वो तने की लंबाई में वृद्धि करता है, और साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इस तरह से हार्मोन्स के माध्यम से रासायनिक समन्वय जो है पादपों में दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, अचानक होने वाली अनुक्रियाएं जो उद्दीपन से स्वाभाविक उत्पन्न होती हैं, उद्दीपन से अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसी विक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अचानक से होती है, जैसे गर्म भगोले को हाथ लग गया है तो हम झट से अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो ये प्रतिक्रिया कैसे होती है, ये मेरु रज्जु में होती है, और इस प्रक्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। फिर पूछा है प्रतिवर्ती चाप क्या होता है।
तो वह प्रक्रम जो संवेदी अनुक्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने तथा इसके अनुसार निर्गम क्रिया करने का कार्य करता है। ठीक है, आगम संकेतों का और निर्गम की जो क्रिया करने का जो कार्य करता है वो क्या होता है, वो प्रतिवर्ती चाप होती है। प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु में बनते हैं, मस्तिष्क तक नहीं जाते हैं, मेरु रज्जु में ही प्रतिवर्ती चाप जो है बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु में बनते हैं। कई बार 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो न्यूरॉन के विभिन्न भाग देखिए, कोशिकाएं, ध्रुमिका और एक्सोन। आगे हम डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे कहाँ कोशिकाएं होता है, ध्रुमिका और एक्सोन कहाँ का होते हैं। तो न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, कोशिकाएं, ध्रुमिका एवं एक्सोन। नेक्स्ट देखिए, न्यूरॉन के कार्य क्या है। तो न्यूरॉन के क्या कार्य होते हैं, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करता है। ये कार्य विद्युत रासायनिक संकेतों के द्वारा, विद्युत रासायनिक संकेतों के द्वारा ये कार्य होता है। संकेतों का आदान प्रदान करना काम होता है न्यूरॉन की तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्पर्शानुवर्तन एवं प्रकाशानुवर्तन गति को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, जो गति स्पर्श के माध्यम से हो उसको स्पर्शानुवर्तन गति कहते हैं, और जो प्रकाश जहाँ पे जो है माध्यम बन जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रकाशानुवर्तन गति। किस तरह से, यह गति स्पर्श या संपर्क के कारण प्रेरित होती है। जैसे मटर का जो प्रतान होता है ना, आगे वाला हिस्सा होता है, उसको आपने देखा होगा, हम डोरी वोरी कोई बांध देते हैं तो मटर का प्रतान जो है डोरी के बाहर बाहर लिपटता हुआ जो है आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह की गति को हम क्या कहते हैं, स्पर्शानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, आपने देखा होगा कि खिड़की के पास कोई गमले को रख देते हो तो उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है वो प्रकाश की तरफ झुक जाता है, खिड़की की तरफ झुक जाता है, जबकि वो क्या होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है, और जड़ वाला हिस्सा होता है वो प्रकाश की विपरीत दिशा में बढ़ता है, तो ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखिए, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर है। देखिए, दिखने में दोनों क्रियाएं एक जैसी सी होती हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। क्या होता है, अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं वो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं हम जानते हैं मेरु रज्जु द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। मस्तिष्क तक सिग्नल बाद में पहुंचता है, मेरु रज्जु ही यहाँ पे क्या करता है, प्रतिवर्ती चाप उत्पन्न करता है, जिससे क्रियाएं नियंत्रित हो जाती हैं। अनैच्छिक क्रियाओं में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया अचानक हो जाती है। ठीक, अचानक सहज होती है। उदाहरण की बात करें तो हृदय का धड़कना, श्वसन, पाचन, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे छींकना, मुंह से लार आना, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य एवं कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो जो पीयूष ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में होती है, उससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है वृद्धि हार्मोन। कार्य क्या होते हैं, इस शरीर के सभी अंगों को क्या करता है, वृद्धि में प्रेरित करता है, वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। वृद्धि का कारण होता है वृद्धि हार्मोन। कारण इसका जो है, बीमारी कौन सी हो सकती है, रोग कौन सा होता है, अगर पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित ना करे तो बोनापन आ जाएगा। वृद्धि नहीं होगी अंगों की तो बोनापन जो है शरीर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन का नाम। थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन को छोड़ती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से निकलता है। उसके कार्य कार्य क्या होते हैं, ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के उपापचय में सहायक होता है। रोग कौन सा होता है, तो थायराइड हार्मोन अगर नहीं निकलेगा, थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन नहीं छोड़ेगी तो घेंगा या गल्टर नाम की बीमारी, जिससे गला फूल जाता है, सूज जाता है, वो जो है बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है घेंगा या गल्टर जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई दो ग्रंथियों के नाम एवं उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। तो कोई भी दो ग्रंथियां आप लिख सकते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि लिख दी, उससे आप लिखोगे वृद्धि हार्मोन, जैसे अभी हमने पढ़ी थी थायराइड ग्रंथि लिख दी, उसका जो है हार्मोन का नाम लिख दोगे थायरोक्सिन हार्मोन, या इसमें दे रखा है वृषण जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ता है, अंडाशय जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। अगला प्रश्न देखिए, संकटकालीन परिस्थितियों में एड्रेनलिन हार्मोन किस प्रकार कार्य करता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित यह हार्मोन हृदय गति सहित अंगों पर विशिष्ट कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन बढ़ेगी तो ब्लड का पंप तेजी से करेगा, जिससे पेशियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति आसानी से हो सके। इससे पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। टारगेट अंगों की तरफ रुधिर ज्यादा बहता है और पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की कमी हो जाती है, जिससे हमें कंपी होने लगती है, कांपने लगते हैं, हृदय तेजी से धड़कने लगता है, कंकाली पेशियों, डायफ्राम एवं पसलियों में संकुचन से श्वसन की दर भी, सांस तेजी से चलने लगती है। ये सभी अनुक्रिया जंतु में विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार की जाती है। तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है,
जो टारगेट अंग होता है, जिसको एक्शन लेना होता है, उसकी तरफ ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा कर देता है, जिससे दूसरे अंगों में थोड़ी सी घबराहट की फीलिंग आ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? यदि ग्राही उचित कार्य नहीं कर रहे हो तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो ग्राही जो है ज्ञानेंद्रियों की विशेष कोशिकाएं होती हैं, जो वातावरण एवं तंत्रिका तंत्र के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। ठीक है, क्या कार्य होते हैं? वातावरण एवं तंत्रिका तंत्र के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। समस्याएं क्या हो सकती हैं? यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेंगे तो सूचनाएं मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिससे संबंधित कार्य संपादित नहीं हो सकेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रश्न संख्या 14। तो क्या है प्रश्न संख्या 14? प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछा है मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, नाम लिखिए। तो मस्तिष्क के मुख्य भाग 3 होते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। हमने चित्र देख लिया मस्तिष्क का, हम समझ गए हैं सभी भागों को। न्यूरॉन का नामांकित चित्र देखिए, ये है न्यूरॉन का नामांकित चित्र। ये है कोशिकाएं, ठीक है, जो द्रव भरा होता है ये कोशिकाएं है, ये कोशिका का केंद्रक होता है। हर कोशिका में केंद्रक होता है, तो न्यूरॉन का भी ये केंद्रक होता है। ये दुर्मिकाएं हैं, ये तंत्रिकाक्ष है, और ये तंत्रिका का अंतिम शिरा है। इस तरह से जो है न्यूरॉन का नामांकित चित्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 नंबर का जो है आपसे चित्र भी पूछ सकता है इस चैप्टर से। अगला प्रश्न देखिए, जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित होते हैं? तो अधिकांश जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ क्योंकि उनका मस्तिष्क सोचने में तेज नहीं होता है। ठीक है, मस्तिष्क को सोचने में समय लगता है, प्रतिवर्ती चाप जो है तुरंत जो है एक्शन लेती है, इसलिए प्रतिवर्ती चाप वहां पे विकसित होता है। या जटिल न्यूरॉन का जाल कम होता है, या फिर अणु होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना जो चैप्टर नंबर 6 था नियंत्रण एवं समन्वय, उसके सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप शेखावटी मिशन के नोट्स जो है ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आप यकीनन 90% से ज्यादा नंबर लेकर के आने वाले हैं विज्ञान विषय में, क्योंकि शेखावटी मिशन ऐसा क्वेश्चन बैंक है जहां से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना होती है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, लेकर के आऊंगी मैं एक नया वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एग्जाम रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, जिससे आपका जो है रिजल्ट यकीनन बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।